साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है यूनिट 7 का विज्ञान प्रौद्योगिकी। कई लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया था सर विज्ञान प्रौद्योगिकी की वीडियो लेकर के आइए, बहुत ज़रूरी है, वो कहीं मिल नहीं रही है। तो इसलिए हम आपके लिए एमसीक्यू फॉर्म में विज्ञान प्रौद्योगिकी की वीडियो लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले पर्यावरण एवं विज्ञान यानी साइंस के प्रश्नों को हम ऑलरेडी करा चुके हैं, 5 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 51 की ओर चलते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 51 आपके सामने आ रहा है। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात करने के लिए बाह्य क्षेत्र में कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है भूकंपीय तरंगे, ऑप्शन बी है रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी है प्रत्यास्थ तरंगे या फिर ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय तरंगे। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में बात करते हैं। देखिए अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर बात करने के लिए तरंगों की आवश्यकता होती है, तरंगों के माध्यम से बात की जाती है। तो रेडियो तरंगों का यूज करते हैं अंतरिक्ष यात्री। देखिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। रेडियो तरंगों की खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक मार्कोनी ने 1895 में की थी। तो आपको ये एक फैक्ट भी याद होना चाहिए कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की, तो मार्कोनी ने की थी। कब की थी? 1895 में की थी। तो 2 से 3 प्रश्न आपके इसी एक ही प्रश्न में क्लियर हो गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 52 की ओर चलते हैं। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, फिर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसे कहेंगे? ऑप्शन ए है धार्मिक प्रथाओं को बिना प्रश्न उठाए श्रद्धा के साथ मानना, ऑप्शन बी है निर्णय लेने से पहले प्रश्न उठाना और तार्किक ढंग से सोचना, ऑप्शन सी है धर्म और प्रथाओं को ना मानना या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है। तो देखिए सही आंसर बी, यानी निष्कर्ष लेने से पहले प्रश्न उठाना और उसके तार्किक ढंग से सोचना, यानी कि उसके ऊपर कमेंट करना और ये सोचना कि ये बात सही है या गलत है। अगर सही है तो कैसे सही है और गलत है तो कैसे गलत है, इसी बात को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज भी दी है, किसी भी विषय पर सही निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना, उस पर प्रश्न उठाना और तार्किक ढंग से सोचने और समझने की शक्ति को ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। जब आपको मेंस में 3 नंबर में लिखने को आए तो आप इस परिभाषा को आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सिंपल लैंग्वेज हमने आपको समझाई दिया क्या होता है। प्रश्न नंबर 53, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन ए है सबमरीन नोदन में, ऑप्शन बी है रॉकेट तकनीकी में, ऑप्शन सी है सुपर कंडक्टिविटी में या फिर ऑप्शन डी है जनरेटर में। कहाँ यूज किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का? आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रॉकेट तकनीकी में जो है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। देखिए भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त होने वाला द्रव्य चालित ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा जाता है। तो ये जो ईंधन होता है आपका क्रायोजेनिक इंजन वाला, बहुत कम टेम्परेचर पे होता है, यानी ठंडी गैसें उसमें ज़्यादातर पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे इंजन को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहते हैं, ठीक है। इसलिए जो ऐसे इंजन्स होते हैं जिनके माध्यम से रॉकेट को भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहते हैं। इसमें जो है ठंडी गैसें भरी जाती हैं। इस तरह के रॉकेट में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। कुल मिलाकर के जो रॉकेट तकनीकी में यूज़ किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का, और ठंडी गैसें इसमें भरी जाती हैं, बस इतना आप दिमाग में रखिए अपने। चलिए 54 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच को विकसित करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका विवरण किया गया है? ठीक है, कहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है आर्टिकल 51A, ऑप्शन बी है आर्टिकल 25, ऑप्शन सी है आर्टिकल 28 या फिर ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 30। सही आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है ए, यानी 51A में यहाँ पर बताया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। ये हमारा मूल कर्तव्य है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में यह बताया गया है कि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच की जागरूकता उत्पन्न करें। तो कहाँ पर बताया है? भाग 4A में और आर्टिकल 51A में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। विज्ञान सीखने में भाग लेने वाली औपचारिक विधियां कौन सी हैं? 2 तरह से आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो सीधे यही पूछा जाएगा कि विज्ञान सीखने में भाग लेने वाली औपचारिक विधियां कौन सी हैं, या फिर दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक मेल नहीं खाता या कौन सा एक अलग है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है विज्ञान प्रदर्शनी, ऑप्शन बी है विज्ञान कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी है विज्ञान गोष्ठी या फिर ऑप्शन डी है कक्षा में निर्धारित पुस्तकों से सीखने में। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि कक्षा से निर्धारित पुस्तकों से सीखने में। ये आपका क्या है कि औपचारिक विधियां हैं।
औपचारिक विधि मतलब समझते हैं। देखिए औपचारिक का मतलब होता है टेम्परेरी, ठीक है, फॉर्मेलिटी, और जो आपका प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल का मतलब होता है प्रायोगिक। अब देखिए अगर विज्ञान प्रदर्शनी कहीं पर लगेगी तो वो आपकी प्रैक्टिकल होगी, आप वहाँ पर जाकर के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद विज्ञान कॉन्फ्रेंस कहीं पर होगी, वो भी आपकी प्रैक्टिकल होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विज्ञान गोष्ठी कहीं पर आयोजित की जाएगी तो वो भी आपकी प्रैक्टिकल होगी। लेकिन अगर आप किताबों से सीखते हैं तो वो आपका प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। किताबों को वैसे भी थ्योरी पार्ट कहा जाता है। तो आपसे दो तरह से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा भिन्न है या फिर कौन सी जो है वो औपचारिक गतिविधि है। तो जो डी है यानी कक्षा में पुस्तकों से पढ़ना, ये औपचारिक गतिविधि है, बाकी तीनों प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया, जब आप यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर पहुंचने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर जाकर के सिंपली आप सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, हमारा लोगो दिख जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वहाँ पर आपको यूनिट 9 की भी पीडीएफ मिल जाएगी, और अन्य जो यूनिट 10 हम अपलोड करते हैं लोक सेवा आयोग वाली, वो भी आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। यूनिट 7 की पीडीएफ मिल जाएगी, यूनिट 8 की करंट अफेयर्स की वीडियो जो सुबह हमने डाली है उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए भारत में किस प्रधानमंत्री ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ साथ कंप्यूटर के क्षेत्र पर विशेष बल दिया है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पीवी नरसिम्हा राव। आंसर की बात करते हैं राजीव गांधी, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए देश के साथ में प्रधानमंत्री, देश के इतिहास में प्रधानमंत्री और भारतीय इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भारत में संचार क्रांति एवं कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे भारत के। इनका जन्म कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था, और इन्हीं के द्वारा भारत में कंप्यूटर की संचार क्रांति उत्पन्न हुई। इनके आने के बाद में कंप्यूटर के बारे में लोगों को बताया गया कि कंप्यूटर एक चीज़ होती है जिससे मतलब कि बहुत सारे आप संगणक मतलब गणनाएँ कर सकते हैं। फिर लोगों में विचार पैदा हुआ, फिर उसके बाद जाकर के कहीं कंप्यूटर भारत में आ पाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। तो देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में चीन का 93 वन क्या है, ठीक है। तो ये 93 वन नाम आप सुनते रहते हैं, तो वो क्या है आखिर? ऑप्शन है एक उपग्रह है, ऑप्शन बी एक अंतरिक्ष स्टेशन है, ऑप्शन सी है एक सुपर कंप्यूटर है, या फिर ऑप्शन डी है एक प्रस्तावित जीपीएस है। आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो 93 वन है वो एक सुपर कंप्यूटर है। और किसका सुपर कंप्यूटर है? तो वो आपके चीन का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। भारत का कौन सा है? तो परम पदम नाम का सुपर कंप्यूटर भारत का सुपर कंप्यूटर है। देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में चीन का 93 वन एक सुपर कंप्यूटर है। इसे आकाशगंगा प्रथम भी कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा, इसे आकाशगंगा प्रथम भी कहते हैं। इसकी क्षमता जो है वो 2.5 पेटफ्लॉप है। सुपर कंप्यूटर विश्व की ल्यूनिक्स आधारित संचार प्रणाली पर कार्य करते हैं। तो आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर किस पे कार्य करता है? तो ल्यूनिक्स प्रणाली पर कार्य करता है। आपसे पूछा जा सकता है जो है यूनिट 9 में, यूनिट 9 का भी ये प्रश्न बन सकता है, कंप्यूटर का भी प्रश्न बन सकता है, और आपके यूनिट 7 का भी प्रश्न बन सकता है। तो महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। देखिए विद्यालय में विज्ञान की प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य क्या है? आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय में कभी कभी विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें वैज्ञानिक चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो उद्देश्य क्या होता है उसका, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बच्चों में विज्ञान के प्रति उत्सुकता बढ़ाना, ऑप्शन बी है बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है बच्चों को पुरस्कार जीतने का अवसर देना, या फिर ऑप्शन डी है विज्ञान विषयों के लिए अंक प्रदान करना। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि बच्चों में विज्ञान के प्रति उत्सुकता बढ़ाना, यह मेन उद्देश्य होता है विज्ञान प्रदर्शनी लगाने का, ठीक है। देखिए विज्ञान की प्रदर्शनी में नई खोजों और उनकी उपयोगिता के बारे में बच्चों को बताया जाता है, जिससे उनकी विज्ञान के प्रति जानकारी, चाह और रुचि को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। नई नई चीज़ें, नई नई खोज क्या हुई है उसके बारे में प्रदर्शनी लगाई जाती है स्कूलों में, फिर वहाँ पर दिखाया जाता है देखो इसकी खोज ऐसी हुई है, इससे ये फ़ायदा है। तो बच्चे तो वैसे भी जागरूक होते हैं, कोरा पन्ना होते हैं बच्चे, ठीक है। जो लिख दोगे वही समझ जाएंगे। तो अच्छी चीज़ें अगर उनको बताई जाती हैं तो उसके ऊपर और डीप नॉलेज मतलब कोशिश करते हैं और जानकारी प्राप्त करने की। फिर वो घर पर जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कि ये क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो उनके अंदर और जागरूकता और उत्सुकता बढ़ती है। इसीलिए विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई जाती है स्कूलों में। चलिए 59 की ओर चलते हैं। 59 एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, क्योंकि ये आपका साइंस का भी प्रश्न बनेगा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी प्रश्न बनेगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। ऑप्शन है पानी का वेग, ऑप्शन बी है पवन का वेग, ऑप्शन सी है सापेक्ष आर्द्रता, या फिर ऑप्शन डी है निरपेक्ष आर्द्रता। सही आंसर है बी, यानी कि पवन का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। तो आवश्यक क्यों है ये, आइए देखते हैं। तो देखिए एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। मौसम विज्ञान के अध्ययन में पवन का वेग मापन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो मौसम विज्ञान होता है अपना, जिससे ये बताया जाता है कि यहाँ पर बारिश होने वाली है, यहाँ पर तूफान आने वाला है, उसके लिए एनीमोमीटर बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो पवन का वेग माप कर ही बताया जाता है कि कहाँ पर अगले 24 घंटों में बारिश होने वाली है, कहाँ पर ओले गिरने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। प्रश्न नंबर 60 की ओर चलते हैं। देखिए
प्रश्न नंबर 60 है, बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो बेंगलुरु में जो है भारतीय विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया है, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है श्री सीवी रमन, ऑप्शन बी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है श्री जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है जमशेदजी टाटा। आइए देखते हैं सही आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि श्री जमशेदजी टाटा जी के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया था जो है बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान। तो कब स्थापना की गई थी पूरी जानकारी आपको दे हैं। तो श्री जमशेदजी टाटा द्वारा बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में की गई थी। ठीक है, इसे टाटा संस्थान भी कहते हैं। यहाँ विज्ञान के विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि टाटा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको नहीं पता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्न कैसे आने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि अगले जितने भी वीडियो आने वाले हैं वो सब एमपीपीएससी की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2020 के एग्जाम के साथ साथ में जो अगस्त में 2021 का प्री होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर वाली जो वीडियो हम लेकर के चल रहे हैं कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समसामयिक घटना संग्रह है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उन सब के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। सुबह 7:45 पर वो वीडियो अपलोड हो जाती है। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो सारी वीडियो आपको टेलीग्राम पर ऑन टाइम मिल जाया करेंगी। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूनिट 9 की वीडियो हमने अपलोड कर दी है 12 बजे, वो भी जा करके देखिए। आज इंटरनेट के विषय में बताया गया है, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अलग चीज़ें आपको इंटरनेट के विषय में वहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।